हेलो बच्चों, मनी एंड बैंकिंग में आज हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शंस और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वो परफॉर्म करता है दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। सो शुरू करते हैं। तो यहां पर को लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट। बच्चों, एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट एंड ऑपरेट्स। ठीक है, तो काफी कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहीं पर को हमको दिख रहा है दैट इज कंट्रोल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन एंड ऑपरेशंस को भी हैंडल कर रहा है। किन सारी चीजों के? द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो उसके बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट, डायरेक्ट एंड ऑपरेट करता है। किसी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने क्या देखा कि सेंट्रल बैंक है वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है। एपेक्स है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूट विच कंट्रोल, रेगुलेट, डायरेक्ट एंड ऑपरेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। मॉनेटरी सिस्टम में क्या होता है वही अब हम देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला लिखा हुआ है इश्यू ऑफ करेंसी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट द नोट्स। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के पास ही केवल करेंसी इशू करने की अथॉरिटी है। और जब हम करेंसी की बात करते हैं तो नोट्स की बात हो रही है, और अगर कॉइन्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कॉइन्स को प्रिंट करने की। ठीक है, तो इश्यू ऑफ करेंसी कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। अब सेंट्रल बैंक इश्यू ऑफ करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व्स करता है, वो भी अभी हम देखेंगे। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से डील करती है और हर कंट्री की अपनी एक पर्टिकुलर फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब करेंसी है। उन करेंसी का भी लेन देन होता है सामान के साथ साथ, तो उसका रिजर्व रखना भी बड़ा जरूरी होता है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर का और बाकी जितनी भी करेंसीज हमारी कॉमनली यूज होती हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करेंसीज, उनका रिजर्व बना के रखता है, एज वेल एज साथ में गोल्ड का भी रिजर्व रखता है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है सेंट्रल बैंक। अच्छा, बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट को जो भी डीलिंग्स करनी होती हैं वाया सेंट्रल बैंक ही होती हैं, और उसके लिए वो तीन तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज नॉर्मल एज अ बैंकर। बैंकर में क्या होता है कि उसके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और फॉरवर्डिंग करना। दूसरा एज एन एडवाइजरी फंक्शन भी करता है गवर्नमेंट के लिए। रिजर्व बैंक बैंकर की तरह काम करता है जिसमें वो एज अ एडवाइजर भी काम करेगा और एज एन एजेंट भी काम करेगा। एडवाइजरी फंक्शन में जो हमने देखा अभी बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम के बारे में, तो गवर्नमेंट को सजेशंस दे सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारा गवर्नमेंट जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो स्मूथ रनिंग होगा। तो बाकी लेटर ऑन चैप्टर में देखते हैं। बैंकर टू द बैंक होता है। बैंकर टू द बैंक का मतलब कि जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, हम लोग बैंकिंग फैसिलिटीज लेने के लिए कमर्शियल बैंक में जाते हैं। सिमिलरली बैंक्स को बैंकिंग फैसिलिटी ऑफर करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, दैट इज आरबीआई। तो आरबीआई उनके फंड्स को डिपॉजिट भी करेगा और उनको लोन भी प्रोवाइड करेगा। ये सारे फंक्शंस अभी देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है, क्योंकि बैंक्स के बीच में आपस में डील होते रहती है, तो डिफरेंट बैंक्स हैं हमारे पास, तो उनके कस्टमर्स के बीच में जब भी ट्रांजेक्शन्स होता है तो उनका सेटलमेंट एक जगह होता है। तो सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है। वो एक क्लियरिंग हाउस एजेंट की तरह दोनों बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है, ये बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, फिर देखते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हमारा कनेक्ट है लास्ट लेक्चर से, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए बैंक्स हमारे कॉन्फिडेंस का एंजॉय करती हैं, और वो करने के लिए जो हमारा बैंक के ऊपर, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस है उसका फ़ायदा उठाते हैं कि डिपॉजिट्स को रेगुलर बेसिस पे एक्सेप्ट किया जाएगा और कुछ मार्जिन रख के, कुछ रिजर्व रख के बाकी चीज़ को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं लोन। लेकिन क्रेडिट कंट्रोल हमने देखा था एक नॉर्मल सिनेरियो में जहाँ पर को कोई भी इकोनॉमिकल अप्स एंड डाउन्स नहीं थे।
सपोज कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई किसी कंट्री में, तब कमर्शियल बैंक के पास तो उनके सारे विड्रॉल करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा, कमर्शियल बैंक्स इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। तब सेंट्रल बैंक आता है और बोलता है कि हम आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और आपको इंसॉल्वेंट होने से बचाएंगे। तो वो होता है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अभी केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूं, जब हम इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज में जाएंगे तो इसकी पूरी लैंग्वेज और एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखेंगे। नाउ सारे फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए। लास्ट जो फंक्शन है बच्चों इसका, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल। इसको हम लोग कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते हैं, और यही हमारा टॉपिक है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये मॉनेटरी सिस्टम जो हम लोगों ने देखा था वो हमारा केवल इस टॉपिक से ही रिलेटेड है। ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का कि इसको हम लोग सेपरेट से डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं समझना कि ये क्रेडिट कंट्रोल क्या है। उससे पहले देखते हैं कि ये क्रेडिट कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोगों को क्यों पड़ी। पहले इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई आरबीआई को क्रेडिट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो एक इकोनॉमी के अंदर, मैं यहाँ पर को समझा देता हूँ, एक इकोनॉमी के अंदर बड़ा ही फाइन लाइन का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी फ्लो डिस्कस किया था हमने। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के बीच में इक्विलिब्रियम होना बड़ा ज़रूरी है। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, डिमांड क्रिएट हो रही है विदाउट सप्लाई, वो भी सही नहीं है। सप्लाई ज़्यादा हो रही है और उसकी डिमांड कम हो रही है तो वो भी क्वेश्चनेबल थिंग है। तो जब इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो होते रहता है तो आरबीआई बोलता है कि देयर इज अ नीड टू चेक ऑन क्रेडिट। कहीं ना कहीं पर को तो कहीं ऑब्स्टिकल्स लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन नहीं रह पाएगा, और मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि प्राइस लेवल हमारे एक जैसे रहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के साथ हमारे रिलेशन जो हैं अदर करेंसी के साथ, वो भी मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग खाली आइसोलेशन में तो वर्क करते नहीं है इकोनॉमी, दूसरे इकोनॉमी से भी हमारा रिलेशंस होता है। वी आर ओपन इकोनॉमी, ओपन टू ऑल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी ट्रांजेक्शन्स हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए चेक लगाना ज़रूरी होता है, दैट इज़ नोन एज क्रेडिट कंट्रोल। और मॉनेटरी पॉलिसी का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं आप कि क्रेडिट कंट्रोल या कंट्रोल्स इन दी क्रेडिट करना। और वो करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, एक को हमने रखा है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बना के, एक को रखा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बना के। अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का डिफरेंस और ये सब अभी देखते हैं। तो अगर हम बोलें कि भाई क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा और जो रिलेशन है बैंक के साथ वो है कि एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स को एडवांस करना, और कंपनी को भी जिसको भी ज़रूरत होती है बैंक्स हमारे लोन ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर सप्लाई ऑफ मनी को रोकना है, तो अगर क्रेडिट्स को कंट्रोल करना है, जहाँ पर को हम लोग देखते हैं कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिससे कि क्या होता है कि पैसे की वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है, पैसा मजबूत नहीं रह पाता और परचेजिंग पावर हमारी क्या हो जाती है, गिरते जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगर हम शुरू करें, सेंट्रल बैंक का एक एडवाइजरी जारी करी उन्होंने कमर्शियल बैंक्स के लिए, बोला कि भाई आप उन्हीं को क्रेडिट दीजिए जिनकी पुराना पास रिकॉर्ड अच्छा है, जिनके पास अच्छे कोलेट्रल्स हैं। या वो बोल सकता है कि आप एक काम करिए कि अगर लोन दे रहे हैं 100 रुपये का, तो आप 180 रुपये का पहले जमा करवाइए या 250 रुपये जमा करवाइए। एक मार्जिन होता है जिस दैट इज़ नोन एज कोलेट्रल। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीका है कि जिससे क्रेडिट के फ्लो को रोका जा सकता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्रेडिट दिया जा सकता है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी बढ़ाना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करेंगे, और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे बैंक्स के अंदर। ये होता है उसका एक क्वालिटेटिव तरीका। दूसरा, लोन देने कर भी हम लोगों ने देखा है कि लोन्स भी अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। तो क्रेडिट जो है उस पर आप रेशनरिंग लगा दीजिए। ठीक है, अब रेशनरिंग ऑफ क्रेडिट में आप अलग तरीके से देख सकते हैं कि
पर्सनल बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, अलग अलग तरीके के लोन है, तो आप उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपका रेशनिंग हो जाएगी। एक ही तरीके का फ्लैट आपके पास क्रेडिट सिस्टम नहीं है, तो रेशनिंग लगा दिया तो वहीं पर कुछ चेक हो गया आपका। दूसरा हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया। तीसरा पढ़ने से पहले यहाँ पर को कुछ देख लेते हैं क्वांटिटेटिव में क्या है हमारे पास। तो अगर हम देखें कि रेपो रेट, बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये तीनों ना आपके पास रेट्स फॉर दी क्रेडिट्स हैं, ठीक है। ये लैंडिंग रेट्स बोल सकते हैं आप इसको, दीज आर दी लैंडिंग रेट्स। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ने से पहले हम लोग अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि डिपॉजिट्स पे हम लोग कुछ अमाउंट रिजर्व रखते हैं और बाकी जितना भी होता है उसको लेंड आउट करते हैं, लोन की तरफ देते हैं, यही है। और इसी में हम लोगों ने मार्जिन रिक्वायरमेंट भी देख लिया, ठीक है। रिजर्व रखने के बाद हम लोग रखेंगे कि भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे तो लोन्स कम एडवांस करेंगे, घटा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन को एडवांस किया जा सकता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पर को आ गया, ठीक है, ये फंक्शन भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिजर्व रिक्वायरमेंट के ही हमारे पास टर्म्स हैं। तो CRR शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे या फिर SLR, ठीक है, ये यही चीज़ है। लेटर इसके बारे में जानेंगे जब हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे, जब इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज में देखेंगे। बस आपने तो समझा हुआ है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट था, आज से उसका नाम चेंज कर दे, जो भाई रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो बोलना शुरू कर दीजिए या फिर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलना शुरू कर दीजिए। बात एक ही है, आपको पता है कि डिपॉजिट्स का कुछ अमाउंट रिजर्व में रख दिया जाएगा। सेम वही चीज़ है। अगर क्रेडिट फ्लो को, अगर RBI बोलेगा कि क्रेडिट फ्लो को बढ़ा दीजिए, मनी सप्लाई को ज़्यादा करिए इकोनॉमी के अंदर, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इसका मतलब CRR कम हो जाएगा, SLR कम हो जाएगा। और अगर मनी फ्लो ज़्यादा है और उसको कम करना है तो बोलेंगे CRR को आप बढ़ाइए, रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ाइए, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी बढ़ाइए, जिससे क्या होगा, लोन अमाउंट कम दिया जाएगा, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो, ये दोनों हो गए। नाउ लैंडिंग रेट्स में क्या है, क्योंकि अभी हमने देखा था बैंक और कमर्शियल बैंक और RBI के बीच में क्या रिलेशन है। बैंकर्स का बैंक RBI होता है, तो अगर उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो RBI की तरफ जाएंगे और उनके पैसे को वो जमा अपने पास रख लेता है, ताकि जब लोन देना पड़े तो उसके पास भी लिक्विडिटी मेंटेन रहे। तो बैंक्स को जब भी लोन की ज़रूरत होती है तो वो RBI की तरफ जाएगा और जिस रेट पे उसको लोन अवेलेबल होगा वही हमारा ये दो टर्म कहलाते हैं। तो रेपो रेट एंड बैंक रेट आर द लैंडिंग रेट्स, जहाँ पर को कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और लोन मांगते हैं। तो जनरली जब हम देखते हैं रेपो रेट हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन पे होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हम लोगों ने लोन लिया है तो हम बोलेंगे कि उसको चार्ज होगा, रेपो रेट चार्ज होगा उसको। बैंक रेट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए होता है। इनके अल्टरनेटिव नेम और अदर थिंग्स बाद में देखेंगे, अभी केवल समझने के लिए बस आप समझिए इसको। बैंक रेट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो रेट चार्ज होता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी आ जाता है, ठीक है, एक्सेस मनी आ जाता है। अब कमर्शियल बैंक्स तो भाई अपना पैसा कमाने के लिए बैठे हैं वहाँ पर को, तो अगर RBI को लगेगा कि भाई इसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है और ये हो सकता है कि अब इसको आगे बढ़ा दे, लोन की तरह दे दे, और अगर पहले से ही मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है तो RBI बोलेगा कि भाई ये जो आपके पास पैसा है ना, इसको यहाँ जमा करवाइए, मेरे पास इस पैसे को जमा करवाइए और मैं आपको उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी ज़रूर दूंगा। दैट इज़ नोन एज रिवर्स रेपो रेट। कुछ समय के लिए कमर्शियल बैंक का पैसा RBI अपने पास रख लेता है और उनको जो डिपॉजिट्स होते हैं उस पर उनको इंटरेस्ट भी दे देता है। इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसका मतलब कुछ बच्चे निकालते हैं या फिर कुछ लोग समझते हैं कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं, ऐसा नहीं है। उनके फंड्स पार्क हो जाते हैं कुछ समय के लिए रिजर्व बैंक के पास, जिन पे उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। चलो, ये भी समझ लिया। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन इन दोनों से अलग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, उनके पास एक्सेस मनी हो जाता है, तो समटाइम्स RBI कहता है कि आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स मुझसे खरीदिए, जिससे क्या होगा,
आपके पास जो एक्सेस लिक्विड पड़ा हुआ है, एक्सेस लिक्विडिटी हो चुकी है, पैसा पड़ा हुआ है, वो अब मेरे पास आ जाएगा और आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स आ जाएंगे। अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़े तो आप उसको मेरे पास मॉर्गेज या फिर बेच के पैसे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, सेम अगर इसको रिवर्स कर दें, अगर कमर्शियल बैंक के पास बहुत कम पैसा है और वो लोन लेने के लिए जा रहा है तो वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई को बेच सकता है, जिससे उनकी लिक्विडिटी की क्राइसिस फॉर द टाइम बीइंग पूरी हो जाती है। तो ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। क्रेडिट का मतलब मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। और ऐसा क्यों करती है आरबीआई, हमने देख लिया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में बड़ी फाइन लाइन का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है मनी की और सप्लाई नहीं है तो वो भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, और सप्लाई ही सप्लाई होती जा रही है और उसकी जो मनी की जो वैल्यू है वो गिरते जा रही है, वो भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो एक इक्विलिब्रियम बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो टाइम टू टाइम आरबीआई ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते रहती है। ठीक है, और न्यूज़ में तो आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुना ही होगा। कुछ तो आपने देखा होगा कि रेपो रेट बढ़ गया या फिर रेपो रेट कांस्टेंट है या फिर रेपो रेट को गिरा दिया गया थोड़े बेसिस पॉइंट पे। यही हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ऑन दैट मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने डिस्कस किया। और ये एक आपका केवल एक्सप्लेनेशन वीडियो था। इसके बाद जब हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगी उसमें विद लैंग्वेज, बुक के लैंग्वेज और कुछ इलिस्ट्रेशन से हम लोग इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। अल्टिल देन स्टडी।